हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे गुप्त पीरियड गुप्त काल से जुड़े टॉप 40 प्रीवियस हिस्ट्री क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आयोग के द्वारा इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए कुछ पार्टमेंट्स को डिवाइड किए, जिसके अंतर्गत आज हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें कि हम 40 क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इस चैप्टर को भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आयोग के द्वारा और भी किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहते हुए चलती हूँ, जब भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना और साथ ही साथ राइट हैंड साइड पे ये देखते हुए चलना कि ये प्रश्न जो पढ़ा जा रहा है, जो बोर्ड पर है, वो किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछा गया है, ये भी साथ में आप देखते हुए चलना। इससे आपको क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो चलिए देखा जाए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। ये पूछा जो गुप्त वंश का समय काल था, मतलब किस समय से लेकर के किस समय तक के बीच में गुप्त शासकों के द्वारा या गुप्त वंश का जो शासन काल रहा था वो क्या था। तो देखा जाए, हमारा ऑप्शन क्या है, 319 से लेकर के 500, 319 से लेकर के 324, 325 से लेकर के 375 या फिर 566 से लेकर के 597। तो देखा जाए, जो गुप्त वंश का जो अवधि थी, जो शासनकाल था गुप्तों का, वो था 319 से लेकर के 500 के बीच में गुप्त वंश का शासनकाल रहा था। और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश की जो स्थापना की गई थी वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना करके गुप्त वंश के या गुप्त का उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने का कार्य प्रारंभ किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो किस शासक ने 4 शासकों के नाम दिए हैं और पूछा कि किस शासक के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था। तो विकल्प क्या है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, प्रवसेन प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो देखा जाए, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है कि जिस शासक के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था वो था प्रवसेन प्रथम, जो कि वाकाटक वंश का शासक था और इसी के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था। देखिए, विकल्प में हमें कुछ और भी विकल्प दिख रहे हैं। तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे और इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था और जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। समुद्रगुप्त के भी द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी का स्रोत जो है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति में इनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया उसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में डैश 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 बातों का उल्लेख है, ठीक है। तो लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर क्या है, प्रवसेन प्रथम, जो कि वाकाटक वंश का शासक था और इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री 1919 में क्वेश्चन आया था, 1990 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में, अगेन उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया था, 2009 में किया गया था। उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में ये प्रश्न आया था। तो बार बार पूछे जाने से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक महान को या फिर समुद्रगुप्त को। तो देखिए, हमारा आंसर क्या है, भारत का नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त को कहा गया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी, क्योंकि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को माना जाता है जितने भी आज तक इसने युद्ध लड़े, किसी भी युद्धों में ये पराजय का इसको सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इसी तरह नेपोलियन के भी जितने भी उसने युद्ध लड़े उसको भी पराजय का सामना नहीं किया। तो इसके विजय अभियानों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना जो की थी वो किससे की थी, नेपोलियन से की थी और उसको इन्होंने भारत का नेपोलियन कह करके संबोधित किया था। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता किसके द्वारा कहा गया था और किससे कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था, ठीक है, किस अन्य राजा का नाम देवगुप्त था। तो देखिए, विकल्प क्या दिया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखा जाए, हमारा आंसर क्या है, किसको कहा गया था, हमारा आंसर है देवगुप्त को जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, काफ़ी इनका प्रिय नाम माना जाता है ये आपको, इनको देवगुप्त, देवश्री, ठीक है। इनको अन्य इन्हीं सब नामों से संबोधित किया जाता था, देवश्री, देवराज,
इन्हीं सब की उपाधियों से इनको संबोधित किया जाता था और कहा जाता देवगुप्त जो था इनका काफ़ी प्रिय नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है ना, भारत का नेपोलियन कहा गया। चलिए अन्य क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? गुप्त शासक। और इसी उपाधि से हमें क्या पता चलता है, जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव अनुयायी थे, ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और हमने बात भी किया था कि इनका जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था, है ना, और राज की जो धर्म था वो क्या था? वैष्णव धर्म था। इन सब उपाधियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि वैष्णव धर्म के उपासक थे। तो कौन सा शासक ने, जो प्रथम शासक था, पहला शासक, क्योंकि कई शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, लेकिन प्रथम शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। देखिए तो हमारा आंसर क्या हो गया? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी प्रथम बार, पहली बार। और इस बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है? तो गढ़वा अभिलेख से, ठीक है। गढ़वा अभिलेख से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है कि जो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी ने प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अन्य कौन कौन से शासक थे? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस अभिलेख से? गढ़वा अभिलेख से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? किसके शासन के बारे में? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, ठीक है। इसी को हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, है ना, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब तारीफें। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। तो देखा जाए इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देता है। इसी स्तंभ को हम क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और इसकी जो रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो बात करें तो इसके जो रचनाकार थे कौन थे? आपके हरिसेन ने इसकी रचना किया था। और इसके बारे में और इसको जो उत्कीर्ण करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? उत्कीर्ण करने का तिलभट्ट के द्वारा, ठीक है, तिलभट्ट के द्वारा उत्कीर्ण कार्य किया गया था, उत्कीर्ण करने का कार्य किया गया था। तो हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? देखा जाए, देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी देती है। एक तरीके से बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा जाता है? पाषाण यानी कि पत्थरों पे खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा प्रयाग प्रशस्ति को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के ही माध्यम से, चूंकि इसमें 33 पंक्तियां हैं, ठीक है, 33 पंक्तियां, और 7वीं पंक्ति से हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत उसने आर्यावर्त के राज्यों को जीता, दक्षिणापथ के राज्यों को जीता, सीमावर्ती राज्यों को जीता, ठीक है, आठविक प्रदेशों को जीता। इन विभिन्न प्रदेशों को जीत करके विभिन्न नीतियों के तहत उसने अपने साम्राज्य के अधीन इन शासकों को लेकर आया। तो चूंकि जब उसने दक्षिणापथ का विजय किया जिसके अंतर्गत उसने 12 राज्यों को जीता था, तो उसी में से पूछे मतलब जो जीता उसने, जो कौशल के जो शासक थे, ठीक है, उसमें से कौन से शासक थे? तो कौन थे वो शासक? शिवगुप्त, सोमेश्वर गुप्त, महेंद्र, महीपाल। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है? कौशल के जो शासक थे वो महेंद्र थे। और बात कर ले प्रयाग प्रशस्ति की, जो कि 33 पंक्तियां थी। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी वो कौन सी संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। और फ्रेंड इसकी जो शैली थी वो थी चंपू शैली, ठीक है, चंपू शैली में इसको लिखा गया था, चंपू शैली, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। और जैसा कि हमने बताया प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हरिसेन के द्वारा रचित थी, और इसको जो उत्कीर्ण करने का, जो पत्थरों पे उत्कीर्ण करने का कार्य किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तिलभट्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर नए प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हरिसेन सबको पता है, लेकिन उत्कीर्ण करने का कार्य किसने किया? उसको लिखने का कार्य उस पत्थरों पे वो तिलभट्ट के द्वारा किया गया था। और कौशल के जो शासक थे वो कौन थे? महेंद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ठीक है,
तो जो प्रयाग प्रशस्ति पर जो बात करें किसका लेख मिलता है, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, दारा शिकोह का। तो बताइए किसका लेख मिलता है, तो हमें इस पे मिलता है जहांगीर का। ठीक है, चूंकि जो प्रयाग प्रशस्ति है फ्रेंड ये अशोक के समय का है। ये कौशाम्बी का जो उनका अभिलेख था उसी को जहांगीर ने अकबर के काल में इलाहाबाद में लाकर स्थापित किया गया था। इसी पे देखा जाए तो अशोक का मिलता है, दूसरे जो थे शासक समुद्रगुप्त का, फिर जहांगीर का। बिरबल के भी बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्तंभ पे हमें लेख मिलता है वो किसका मिलता है, जहांगीर का मिलता है। समुद्रगुप्त का तो प्रयाग प्रशस्ति है क्योंकि उन्हीं के बारे में, उनके विजय अभियानों के बारे में इसमें भी लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब क्या होता है, तारीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी या प्रथम वीर, ठीक है, उपाधि किसने लिया, यानी कि पृथ्वी का प्रथम वीर। ठीक है, ऐसा वीर जिसका इस पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है। आई थिंक इतने में तो आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमी पुत्र सतकर्णी की। तो बताइए पृथ्वी या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी, वो की थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उसको विभिन्न विभिन्न उपाधियों से उसको नवाजा गया है, जिसमें उसने अपने आप को पृथ्वी या प्रथम वीर यानी कि पृथ्वी का पहला वीर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, वो कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है, और यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा। जितने जहाँ भी युद्ध किया वहाँ सबको पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, सबको इन्होंने पराजित किया और विभिन्न नीतियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नीति के तहत इन्होंने सभी को अपने साम्राज्य के अधीन लेके आया। तो पृथ्वी या प्रथम वीर समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, हमें इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल सही बात है, हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में थे और इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, जिसको उत्तीर्ण करने का कार्य किसने किया था, तिलभट्ट ने किया था। तो हमारा पहला विकल्प जो है वो सही है। दूसरा देखिए क्या है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना किया। फ्रेंड बताइए क्या ये सही कि देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना हरिसेन ने किया था? ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना जो किया था वो विशाखदत्त ने किया था। विशाखदत्त जिसने मुद्रा राक्षस का रचना किया था, उन्होंने ये देवी चंद्रगुप्तम जो है महाकाव्य की रचना किया था। और इसी महाकाव्य के अंतर्गत हमें इस बात का पता चलता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई, उन्हीं के बीच एक और शासक था जिसका क्या नाम था, रामगुह। ठीक है, उसने भी शासन किया था, उसके भी द्वारा शासन किया गया था। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती किससे मिलती है, आपके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से मिलती है, महाकाव्य से मिलती है। चलिए नेक्स्ट है जो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता। बिल्कुल, ये तो हमने बार बार देखा कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, हरिसेन थे। और उसका उत्कीर्ण करने का कार्य किसने किया था, वो किया था अपना जो किया था तिलभट्ट के द्वारा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, 1 और 3 जो हमारा सही है। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना हरिसेन के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि विशाखदत्त के द्वारा किया गया था। और इससे हमें जो है पता जानकारी प्राप्त चलती है किसके बारे में, गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच में भी एक रामगुप्त नामक शासक ने उन्होंने शासन किया था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दी गई थी। और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, विवाह कर लिया था। ठीक है, ये सब कहानियाँ किससे हमें पता चलती है, देवी चंद्रगुप्तम। और चूंकि याद रखिएगा जो गुप्त वंश के जो शासकों की जो वंशावलियाँ है ना, उसमें रामगुप्त के बारे में उल्लेख नहीं है। रामगुप्त नामक जो शासक का उल्लेख हमें मिलता है वो देवी चंद्रगुप्तम नाटक से ही हमें प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो देखा जाए सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं और उनके राज्य। चूंकि दक्षिण भारत में यानी कि दक्षिणापथ में जो उसने विजय अभियान किया, उसमें 12 राजाओं को उसने पराजित किया और उनको अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष नीति के तहत उनको अपने राज्य में, साम्राज्य में शामिल किया था। चूंकि दक्षिणापथ नीति के तहत इसने देखा जाए तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चला था, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, जिसके तहत इन राजाओं को ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, इन राजाओं को इन्होंने पराजित करके इनको बंदी बनाया और कुछ समय वक्त बाद मुक्त कर दिया और बोला कि आप अपने राज्य के शासक रहेंगे, परंतु आप हमारे अधीन शासक रहेंगे। एक तरीके से क्या देखने को मिल रहा है, विकेंद्रीकरण की नीति भी देखने को मिल रही है कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अप्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत उसने
इन विभिन्न शासकों को अपने अधीन रखा। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति उसने दक्षिणापथ के राज्यों के साथ चली थी और उसी में पूछ रहा है कि कौन कौन से राज्य है, हमें मिलाना है। तो देखिए विकल्प 1 में क्या है, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगुप्त। देखा जाए उनके राज्य कौन है, अवमुक्त, कांची, कुशतलपुर, पालक्का। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं, हमारा आंसर क्या है, सी। तो देखा जाए धनंजय जो थे वो कुशतलपुर के शासक थे और फिर नीलराज जो थे वो अवमुक्त के शासक थे, है ना। और जो आपका उग्रसेन थे वो पालक्का के थे और विष्णुगुप्त जो थे वो कांची के शासक थे। ठीक है, क्योंकि 12 शासकों के बारे में उल्लेख है, यहाँ पे 4 शासकों हम देख रहे हैं कि धनंजय कुशतलपुर के, नीलराज अवमुक्त के, उग्रसेन जो थे वो आपके पालक्का के थे और विष्णुगुप्त थे वो आपके कांची के थे। और इन दक्षिणापथ राज्यों के साथ उसने कौन सी नीति चली थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। और आर्यावर्त राज्यों के साथ कौन सी नीति इसने चला था, आर्यावर्त राज्यों के साथ इसने प्रक्षुब्ध ग्रहण, ठीक है, प्रक्षुब्धोग्रहण की नीति, यानी कि जड़ से समाप्त कर देने की नीति। उनको पूरी तरीके से समाप्त करके उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कौन था निर्माण करता, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और उसी प्रांगण में एक लौह स्तंभ भी है, वो किसकी स्मृति में है, अशोक के, चंद्र के, हर्ष के, अनंगपाल। ठीक है, तो ये जो लौह स्तंभ है वो किसकी स्मृति में है, आपके चंद्र नामक शासक के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। और उसका जो वो किया गया है, जो बताया गया है कि चंद्र नामक शासक की जानकारी, और उसके बारे में जो उससे संबोधित किया गया, जिसको वो किया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से उसकी तुलना की जाए कि वही वो शासक हैं जो लौह स्तंभ पे जिनकी जानकारी मिलती है। और वो क्या है, वो कहाँ पे, किस प्रांगण में है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में ये जो लौह स्तंभ जो है वो है कि रखा गया है। ठीक है, जो कुतुब मीनार वाला पूरा प्रांगण है उसी में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था। फ्रेंड, हुड़ों का आक्रमण, हुड़ जो थे वो मध्य एशिया के बर्बर जनजाति थे। इन्हीं हुड़ों ने देखा जाए तो पूरे यूरोप को तबाह कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किया था, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को इन्होंने तबाह कर दिया था। इसका प्रभाव भारत पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा था इन सब गुप्तों के समय में, और फिर इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया था। तो ये जो हुड़ थे ये कौन थे, तो ये मध्य एशिया के ये मध्य एशिया की बर्बर जनजातियाँ थीं। और ये इनसे कौन सबसे ज़्यादा विचलित हुआ था, तो देखा जाए मौर्य, कुषाण, गुप्त, सुंग। तो बताइए कौन था, तो ये थे तो आपके गुप्त जो थे, गुप्त शासक सबसे ज़्यादा हुड़ों के आक्रमण से काफ़ी ज़्यादा ये विचलित हुए थे। चलिए इसी से संबंधित एक देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में आक्रमण किया, क्योंकि गुप्तों के काल में आक्रमण किया था। और यहाँ पे सारे गुप्त शासकों के भी नाम है, एलिमिनेट कैसे करोगे आप। तो देखा जाए तो किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या फिर बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो देखा जाए हुड़ों ने जो आक्रमण किया था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। और हुड़ों का जो नेतृत्वकर्ता कौन था, हुड़ जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता अगर आपसे पूछे तो देखा जाए खुशेनबाज था। ठीक है, खुशेनबाज था, खुशेनबाज के नेतृत्व में हुड़ों ने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल पे कहा जाता है जैसे ही स्कंदगुप्त राजगद्दी पे बैठते हैं उनको तुरंत हुड़ों के आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। और इन सब की जो जानकारी हमें मिलती है वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से और भीतरी अभिलेख से हमें हुड़ों के आक्रमणों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की। किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, भानुगुप्त ने। तो देखा जाए स्कंदगुप्त प्रथम ने हुड़ों पर क्या किया था, अपना हुड़ों पर विजय प्राप्त किया था। और हमें जानकारी किससे मिलती है, स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। किस अभिलेख से ज्ञात होता है, मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, भीतरी स्तंभलेख से, इलाहाबाद स्तंभलेख से, मंदसौर अभिलेख से, उदयगिरी अभिलेख से। तो बताइए आंसर क्या हमारा, भीतरी स्तंभलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। और भीतरी स्तंभलेख का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है ये। ठीक है, इसी से हमें किसकी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के द्वारा जो हुड़ों को पराजित किए जाना इसकी। इलाहाबाद स्तंभलेख हमें इलाहाबाद से देखा जाए तो समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, जो कि
आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है। देखिए गुप्त साम्राज्य का आगे चल के पतन हो जाता है, तो उन पतन के जो कारण हैं वो कई कारण थे, जिसमें से यहाँ पे कुछ कारणों के बारे में दिया और पूछा कि इसमें से कौन सा कारण नहीं था। तो देखा जाए पहला जो कारण दिया है, पहला जो कारण है हुड़ आक्रमण। बिल्कुल फ्रेंड, हुड़ आक्रमण जो था वो पतन का कारण था। इन हुड़ों के द्वारा काफ़ी देखा जाए स्कंदगुप्त के समय हुड़ आक्रमण जो है वो होता है, और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद ही देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य कमज़ोर होने को देखने को मिलता है। और ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, ये जो हुड़ जो है ना वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, और बार बार इनके आक्रमण करने की वजह से भी जो आपके संसाधन व्यवस्थाएँ होती है, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है किसी भी साम्राज्य की, वो क्या होती कमज़ोर पड़ने लगती है। और यही कारण था गुप्त साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कमज़ोर पड़ने लगी थी। दूसरा देखा जाए प्रशासन का सामंतीय ढांचा। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, जैसा कि सामंतीय ढांचा, सामंतवाद की जो शुरुआत देखने को मिलती है, हमने क्या बात किया था कि सातवाहनों के द्वारा भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भूमि अनुदान दिया गया था वो गुप्तों के समय में ब्राह्मणों को, मंदिरों को बहुत ज़्यादा भूमि अनुदान दिया गया था। और ये जो इसी से हमें सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत भी मिलती है, क्योंकि जब ये देखिए वेतन के रूप में जब भूमि दी जाती थी तो ये जो सामंत थे इनके पास प्रशासनिक शक्तियाँ, जैसे कि आपका ये देखा जाए तो राजस्व की शक्ति थी, ये गांव से कर एकत्रित करते थे, और साथ ही साथ इनके पास सैनिक शक्तियाँ भी हुआ करती थी। ये सैनिक रखते थे और राजा को जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो राजा को सैनिक सहायता देते थे। परंतु धीरे धीरे जब आप आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे, जब आप सैनिक दृष्टि से मजबूत रहोगे, तो आप क्या करोगे, कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा कि ये जो सामंत होंगे इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये राजा के ही विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, और यही हमें देखने को मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। फ्रेंड देखेंगे कि जैसा कि जो परवर्ती गुप्त शासक थे वो क्या थे, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, वैष्णव मत के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुमार गुप्त के बाद देखते हैं तो धीरे धीरे जो शासक रहते हैं वो आपका बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो युद्ध वगैरह वो नहीं करते हैं, ज़्यादातर उनका जो है शांतिवादी नीति चलाते हैं, युद्ध नहीं करना, आक्रमण नहीं करना, साम्राज्य विस्तार नहीं करना। इन विभिन्न नीतियों के तहत भी गुप्त साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होने को देखने को मिलता है। तो ये तीनों तो हमारा सही। आखिरी देखा जाए कि अरब आक्रमण। फ्रेंड अरब आक्रमण कारण नहीं था गुप्तों को गुप्त साम्राज्य का पतन का। अरब आक्रमण जो होता है वो देखा जाए तो 7वीं शताब्दी के समय में देखने को मिलता है। 7वीं 8वीं 712 में मोहम्मद बिन कासिम के समय में भारत में सबसे पहली बार उत्तर पश्चिम सीमा वाले सिंध वाले क्षेत्र में अरब आक्रमण होता है। तो ये बहुत बाद का समय रहता है, इस समय देखने को नहीं मिलता है गुप्त साम्राज्य के समय में। तो ये देखा जाए हुड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सब जो कारण थे वो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक विजेता किसे कहा जाता है। शक फ्रेंड जो शक थे उनको किसे कहा जाता है विजेता। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमार गुप्त को। तो बताइए शक विजेता किसे कहा जाता है। हमारा आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, और शकों को हराने के कारण इनको शकारी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, शकारी, ध्यान रखिएगा, शकारी। ठीक है, और इन्हीं शकों को हराने के उपलक्ष्य में, चूँकि इन्होंने हराया था उस समय जो शक अंतिम शक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, उसको इन्होंने हराया था, पश्चिम भाग से पूरा इनको खाली करा दिया था, और फिर उसके बाद इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की और साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। और इसी शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के जारी किए जिसका नाम था रुपयक। ठीक है, रुपयक जो सिक्का जारी किया गया था जो चांदी का था, इसी शकों को हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था, और शकों को हराने के कारण इन्होंने शकारी की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। फ्रेंड रजत यानी कि जो सिल्वर कॉइन होती है, चांदी के सिक्के, उन्हीं को रजत सिक्के कहा जाता है, और उसको जारी करने वाला प्रथम शासक कौन है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि हमने बताया जो रजत सिक्का था जिसका नाम क्या था, रुपयक। ठीक है, रुपयक कहा जाता था। रुपयक नामक जो चांदी का सिक्का जो चलाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। किस उपलक्ष्य में चलाया था, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। रुपयक या रूपक भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने इस सिक्के को जारी किया, और इस सिक्के को जारी, साथ ही इन्होंने शकारी की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, इन विभिन्न उपाधियों से इन्होंने अपने आप को नवाजा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने फ्रेंड सबसे पहले गुप्तों में इन्होंने सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के थे, है ना। इसके भी बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शासक दिए हैं और उनसे संबंधित अभिलेख दिया है। यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा शासक था जिसका वो जो अभिलेख है वो गलत दिया गया है यहाँ पे। तो देखा जाए, चलिए विकल्प पे चलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है जिसकी जो रचना किया था, किसने किया था, वत्स भट्टी के द्वारा। ठीक है, वत्स भट्टी के द्वारा इसकी रचना की गई थी, वत्स भट्टी के द्वारा। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम से। पतिक अभिलेख जो है वो, पतिक का जो अभिलेख है वो है तक्षशिला अभिलेख, बिल्कुल सही बात है, तक्षशिला अभिलेख जो है वो पतिक से संबंधित है। प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनका देखिए अभिलेख यहाँ पे दिया उदयगिरी गुहा अभिलेख, बिल्कुल गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, और यही है ये चीज़, ये हमारा जो इनकरेक्ट आंसर क्या है वो सी है। समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख जो कि हमें बहुत सारी बातों की जानकारी देता है, और इसी से हमें पता चलता है जो समुद्रगुप्त की जो रानी थी उनका जो नाम बताता है वो क्या नाम बताता है, दंत देवी। ठीक है, दंत देवी की एरड़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त की रानी थी उनका नाम था दंत देवी, और इसमें एक उल्लेख किया गया है कि जब समुद्रगुप्त जो प्रसन्न होता था तो कुबेर की तरह, और जब रुष्ट होता था तो यम की तरह, इस तरह की इसकी तुलना की गई है समुद्रगुप्त की एरड़ अभिलेख में। ठीक है, तो एरड़ अभिलेख किससे, आपका समुद्रगुप्त से, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से, तक्षशिला अभिलेख जो है वो आपका पतिक से, और उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है वो प्रभावती गुप्ता से नहीं है बल्कि वो किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा रोम साम्राज्य से हमारा काफ़ी व्यापार होता था, लेकिन ये जो हुड़ों ने आक्रमण करके बहुत तबाही मचाई थी, ठीक है, रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो जब तबाह हो गया तो भारतीय व्यापारी किस पर अधिकाधिक निर्भर हो गए, अफ्रीका व्यापार पे, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पे, मध्य पूर्वी व्यापार पे। तो देखा जाए जो महत्वपूर्ण जो था, जो हम निर्भर हो गए, जो भारतीय व्यापारी निर्भर हो गए, वो किस पे हो गए, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर वो पूरी तरह से निर्भर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। बहुत लॉजिकल भी क्वेश्चन है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। दक्षिण पूर्वी एशिया हम देख ही रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार कर रहे हैं, तो दक्षिण पूर्वी कोई बंदरगाह होगा, है ना। तो देखा जाए तो कौन सा वो पत्तन है जिससे इनका व्यापार संचालित होता था, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण, काम्बे। तो देखा जाए ये जो हमारा आंसर है हमारा क्या है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से इनका जो उत्तर भारतीय व्यापार का पूरी तरह से संचालन होता था। भड़ोच बंदरगाह गुजरात में है फ्रेंड, यहाँ से भी चूंकि व्यापार होते थे, लेकिन चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापार हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी राष्ट्रों पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, तो उधर से ये व्यापार बे ऑफ बंगाल से होते हुए पूरा ये व्यापार करते थे, किसके थ्रू, ताम्रलिप्ति बंदरगाह के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या फिर व्याख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, कि भारत ने जो दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ देखा जाए हमारे आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क भी थे और साथ ही साथ हमारे व्यापारिक संपर्क भी थे। तो निम्नलिखित में से कौन सी वो मतलब स्थिति थी या व्याख्या कहा जा सकता है जो बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास था उसकी जो विश्वसनीय व्याख्या क्या हो सकती है। तो विकल्प देखिए क्या है, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक की उपलब्ध थी। ऐसा नहीं है फ्रेंड, हम इतना ज़्यादा हमारे पास जो पोत निर्माण की तकनीक थी भारतीयों के पास नहीं थी, ये चीज़ गलत हो गई। दूसरा देखिए, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। बिल्कुल सही है, इन समुद्री यात्राओं को जब सुगम बना दिया तो हमारे लिए व्यापार करना और उन देशों के साथ संपर्क स्थापित करना काफ़ी सुलभ हो गया। तो ये मानसूनी हवाओं ने समुद्री जो यात्राओं को सुगम बना दिया, यही हमारा देखा जाए यहाँ पे अच्छा व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखा जाए जो ये श्रेणी थे फ्रेंड, श्रेणी जो थे वो एक ही व्यवसाय करने वाले जो संगठन हुआ करते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। याद रखिएगा, एक संगठन में एक ही प्रकार का व्यापार, यानी कि विभिन्न विभिन्न व्यवसाय करने वाले, जो विभिन्न विभिन्न व्यवसाय करने वाले नहीं, एक ही प्रकार का व्यवसाय या एक ही प्रकार का जो व्यापार करने वाले जो संगठन होते थे उन्हीं को श्रेणी कहा जाता था। और यही प्रश्न पूछ रहा है कि इन जो श्रेणियों की जो भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उनसे जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है या उनसे निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं हमें वो सही कथन को निकालना है। तो देखा जाए पहला कथन क्या है, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीकृत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राज्य उनका प्रमुख होता था। बिल्कुल इनकरेक्ट है फ्रेंड, ये गलत है। राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था श्रेणी संगठन में। श्रेणियां स्वयं का नियम बनाती थी, अपना प्रशासन स्वयं से संचालित करती थी, राज्य इन पे हस्तक्षेप नहीं करता था। और जो कि इन श्रेणियों का जो प्रमुख होता था उसको महत्तक कहा जाता था। ठीक है, महत्तक, ना कि महत्तक कह लो या माहर कह लो। ठीक है, माहर जो होता था वो इन श्रेणियों का प्रमुख होता था, ना कि राजा होता था। और श्रेणियों के संगठन में राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ये स्वयं का नियम बनाते थे, स्वयं के कायदे बनाते थे, स्वयं सब कुछ संचालित करते थे ये श्रेणियाँ। तो हमारा पहला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो देखा जाए हमारा ए निकल गया, हमारा डी निकल गया। ठीक है, ए निकल गया, डी निकल गया। चलिए हमारे पास बी और सी बचे। दूसरा देखते हैं, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे। जैसा कि हमने बताया सारे संचालन स्वयं ये करते थे, तो दूसरा सही हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल गया फ्रेंड, सी 2 और 3 हमारा सही है। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। बिल्कुल, वो दंडित भी करते थे। अगर आपने किसी भी तरह का घपला किया, कुछ भी किया, तो ये श्रेणियाँ दंडित करती थी, संगठन के रूप में कार्य करती थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 और 3। ये जो श्रेणियाँ थीं जिनका प्रमुख कौन होता था, महत्तक या माहर होता था, वो अपने सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। उनके सदस्यों पर, इन श्रेणियों के अपने सदस्यों पर क्या होते थे, न्यायिक अधिकार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछेगा, जो श्रेणियाँ होती थी ना वो एक ही व्यवसाय करने वाले होते थे, एक ही व्यवसाय जो करते थे उन्हीं का संगठन होता था, विभिन्न विभिन्न नहीं, एक ही प्रकार का व्यवसाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र सबसे किससे संबंधित था। जो गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल जो राष्ट्र में जो केंद्र स्थित थे वो किससे संबंधित थे, वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, हस्तशिल्प से, अफीम की खेती से। तो देखा जाए ये हमारा आंसर क्या है, वस्त्र उत्पादन से गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र के जो स्थित केंद्र थे ये काफ़ी इससे संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। देखिए फिर से विशाख दत्त के बारे में आ गया। विशाख दत्त ने ना देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना किया था। मुद्रा राक्षस के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात किया हुआ, लेकिन चलिए उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया, हम उसे भी देखेंगे। तो मुद्रा राक्षस का जो उन्होंने रचना किया था विशाख दत्त ने, वो किसके बारे में, हमें जो उसकी विषय वस्तु है, जिस बारे में हमें जानकारी मिलती है वो क्या मिलता है, प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं राक्षसों के बीच जो संघर्ष के बारे में। इनकरेक्ट है फ्रेंड, ऐसा कोई जानकारी ये नहीं देता है। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला के प्रेम कथा के बारे में, ये भी इनकरेक्ट है। 2 आर्य कबीलाओं के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में हमें जानकारी देता है, इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिद संधियों के बारे में जानकारी मिलती है, देता है। ठीक है फ्रेंड, जो मुद्रा राक्षस है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलता है, क्योंकि ये मौर्य काल का ये समकालीन ग्रंथ नहीं, ये गुप्त काल का। ये भी प्रश्न आ चुका है कि जो मुद्रा राक्षस है उसकी रचना किस काल में की गई थी, गुप्त काल में। मौर्य, बहुत लोगों ने मौर्य काल लगा दिया है, तो मौर्य काल का ये समकालीन ग्रंथ नहीं है, ये गुप्त काल में इसकी रचना की गई थी विशाख दत्त के द्वारा। और इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, और इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जो नंद शासक धनानंद को चाणक्य की सहायता से किस तरीके से अभ्यस्त किया, किन चालाकी से, किन तरीकों से, जो उसने तरीके अपनाए। ठीक है,
जो जो षड्यंत्र रचे, इन विभिन्न षड्यंत्रों की व्याख्या की गई है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया। धनानंद के धनानंद जो कि नंद वंश का शासक था, उसको अपदस्थ करके नंद वंश को किस तरह समाप्त किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में मुद्रा राक्षस में व्याख्या किया गया है। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बताया गया है, यानी कि निम्न कुल में जन्मा हुआ बताया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। और विशाखदत्त ने दूसरी रचना क्या की थी? देवी चंद्रगुप्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन समुद्रगुप्त के युद्ध काल से संबंधित हैं? जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पर है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में हमें समुद्रगुप्त के बारे में उसके युद्ध काल से संबंधित जानकारियां लिखी गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति के तहत, जो कि प्रयाग प्रशस्ति उसी से बारे में पूछा है, कौन से सत्य कथन समुद्रगुप्त के युद्ध काल से संबंधित हैं, जो इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख पर है। शिलालेख द्वारा दी गई सूची दक्षिण पथ के 12 राज्यों को सम्मिलित करती है, जिनके राजा हारे गए पर फिर से स्थापित कर दिए गए। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पथ के लिए इसने देखा जाए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति चला और इन राजाओं को उसने पराजित किया, बंदी बनाए, फिर इनको छोड़ दिया और फिर क्या किया कि उनका राज्य स्थापित किया, लेकिन अपने अधीन। तो ये हमारा पहला करेक्ट है। इसमें आर्यावर्त के 9 राज्यों के नाम हैं जिसे जड़ से उखाड़ फेंका था और जिनके राज्य संलग्न कर लिए थे। बिल्कुल सही बात है, 9 राज्यों का उल्लेख मिलता है और फिर 9 राज्यों का। और इसमें देखा जाए जो इसके तहत नीति चली थी वो क्या थी? प्रसुब्ध नीति जो चलाई गया था, जिसके अंतर्गत यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति चलाई थी। ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा देखें, ये सूची 5 सीमावर्ती राज्यों, 9 गणतंत्र, कुछ जंगली राज्य जो कि आटविक प्रदेश के नाम से कहा गया था, जंगली राज्य जिसके राजाओं को गुप्त आधिपत्य को मानना पड़ा या तो मिलिट्री द्वारा, जिन्हें बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया गया। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। इनके साथ देखा जाए जो आटविक प्रदेश थे, उनके जो नीति चलाई थी वो क्या थी? परिचारीकृत नीति थी। ठीक है, परिचारीकृत की नीति चलाई थी, यानी कि दास बनाने की नीति। आटविक राज्यों को जीत करके उनके जो जनजातियों को अपना दास बनाया था और 5 सीमावर्ती राज्यों को। तो ये भी हमारा सही है। अंत में इस सूची में शक, कुषाण, ठीक है, कुषाण है फ्रेंड, द्वीप राज्यों के वे राजा आते हैं जिनके प्रदेश समुद्रगुप्त द्वारा अपने अधीन कर लिए गए थे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर ये ए है, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। सबको इन्होंने पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। देखा जाए तो शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को। कुषाणों को भी इन्होंने, चूंकि जो गुप्त थे ना फ्रेंड, ये कुषाणों के सामंत माने जाते थे। बात करें अगर गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच, वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। और महाराज की उपाधि, जो सामंत वर्ग होता है ना, वो महाराज की उपाधि धारण करता था। इससे ये माना जाता था ये कुषाणों के क्या थे? गुप्त जो थे वो सामंत थे और फिर उन्हीं को हटा करके इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो कौन सा है जो गुप्त शासक जो वीणा बजाता था, बांसुरी बजाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो देखिए हमारा आंसर क्या हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए या फिर बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया था। इसे देखा जाए कविराज की उपाधि धारण किया था, कविराज की, है ना। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार करवाई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन, यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, तो बताइए, ये बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कशन किया गया, कई लोगों को इसमें डाउट भी था। ठीक है, तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत कार्य, पहली बार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में हमें जानकारी का उल्लेख किससे मिलता है? किस अभिलेख से? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से 4 शासकों की जानकारी मिलती है। चलिए इतना हमने आपको बता दिया, तो आंसर बताइए क्या है? किसने? पहली बार तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी मरम्मत, दूसरी बार किसने करवाई थी? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने इसको दूसरी बार मरम्मत करवाई थी। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में देखा जाए तो यहाँ का जो सौराष्ट्र का जो गवर्नर था, ठीक है, जिसका क्या नाम था? पड़दत्त। ठीक है, पड़दत्त का पुत्र क्या था?
पड़दत का पुत्र चक्रपालिक के द्वारा यहाँ के जो सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई गई थी और उसी झील के बगल में एक विष्णु मंदिर की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, पड़दत के पुत्र चक्रपालिक। पड़दत उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका सुविशाख जो थे उस समय कौन थे? रुद्रदामन के समय सुविशाख थे द्वारा उसकी मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है, तो 4 शासक थे सुदर्शन झील से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका अशोक, फिर आपका रुद्रदामन प्रथम, फिर उसके बाद कौन है? आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, किससे हमें मिलती जानकारी? सुदर्शन झील से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अभी तक तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, ठीक है, किसने सिक्के जारी किए? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सबसे पहली बार सिक्के जारी किए गए थे और ये सोने के सिक्के जारी किया था इन्होंने गुप्त शासकों में। और ये किस उपलक्ष्य में जारी किया गया था? देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और उसी विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने राजा रानी प्रकार या और विवाह प्रकार के सिक्के जारी किए जो कि सोने के सिक्के थे। तो प्रथम बार जो सिक्के जारी किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखा जाए चांदी के सिक्के जारी किए थे, रुपयक नामक चांदी का सिक्का। यही रुपयक बाद में देखा जाए तो हम आगे भी चल के मिलता है ना, आगे जब आप कहानी देखोगे तो हमें आगे भी इनके बारे में स्टोरी मध्यकाल में भी देखने को मिलेगी। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे रुपयक चांदी के सिक्के थे, शकों को हराने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? ठीक है, जो प्रभावती इनकी जो पुत्री थी फ्रेंड, प्रभावती जो इनकी पुत्री थी उनका विवाह किससे किया गया था? रुद्रसेन प्रथम से, रुद्रसेन द्वितीय से, अग्निमित्र से, नागसेन से। तो किससे किया गया था? बताएं जल्दी से। ये किया गया था रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का इन्होंने विवाह किया। रुद्रसेन जो कि वाकाटक के शासक थे और इन्हीं वाकाटकों के मदद से इन्होंने जो शकों को पराजित किया था, इन्हीं वाकाटकों की सहायता से किया था। और वाकाटक, ये सब जानकारी के जो स्रोत हैं वो प्रभावती का जो पूना ताम्रपत्र है, पूना ताम्रपत्र से हमें इनकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी कन्या कुबेर नाग से विवाह किया और उन्हीं से प्रभावती नामक जो पुत्री की प्राप्ति होती है और इसी पुत्री का विवाह इन्होंने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ये सब जानकारी का स्रोत क्या है? पूना ताम्रपत्र। ठीक है, जो कि किसका है? प्रभावती का। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सोने के सिक्कों की निधियों में सर्वप्रथम कौन सी निधि प्रकाश में आई? जो निधियाँ थी सोने की, जो सिक्कों की निधियाँ, सर्वप्रथम कौन सी निधि प्रकाश में आई? बनमाला निधि, कालीघाट निधि, कोटवा निधि, टांडा निधि। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है? कालीघाट निधि जो है वो गुप्त सोने के सिक्कों की निधियों में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा गया? ठीक है, क्या कहा जाता था? जो मंदिरों को जो भूमि दान दी जाती थी वो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव, पंचकुल, अग्रहार या फिर देवदेव। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है, जो मंदिरों को जो भूमि दी जाती थी दान में वो क्या कहा जाता था? देवदेव। और जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? अग्रहार। भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू किया था। ठीक है, हमें किससे पता चलता है सातवाहनों का? नानाघाट अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, नागानिका का नानाघाट अभिलेख से, और जिसमें ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि दान अनुदान जो देने की प्रथा शुरू की गई थी। सर्वाधिक जो भूमि अनुदान दिया गया था वो गुप्तों के समय में दिया गया था, बहुत बड़े बहुत ज़्यादा संख्या में भूमि अनुदान दिया गया था। तो जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था उसको अग्रहार कहा जाता था और जो मंदिरों को भूमि दी जाती थी दान में उसको देवदेय कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? किसने रखा था? ठीक है, अभी जस्ट बात किया था, कविराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, दोनों सेम नाम नहीं है, स्कंदगुप्त। तो देखा जाए जो कविराज की उपाधि दो या फिर कविराज जो नाम रखा था वो किसने रखा था? समुद्रगुप्त ने रखा था। ठीक है, कविराज की उपाधि इनको ही इनके सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए इंगित किया गया था। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि कौन सा शासक, गुप्त शासक वीणा बजाता था, बांसुरी बजाता था, वो कौन सा? समुद्रगुप्त। इसी ने अपने आप को कविराज की उपाधि से भी नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस निम्नांकित स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठ संबंध
था किस स्थल के साथ? दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, पश्चिमी एशिया। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, गुप्त काल में जो भारत का घनिष्ठतम संबंध था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ था। व्यापक पैमाने पे व्यापार होता था और किस पत्तन से होता था? ताम्रलिप्ति पत्तन से, जो कि क्या था आपका पश्चिमी बंगाल में था। ठीक है, पंचतंत्र को किसने लिखा? काफ़ी अच्छी कहानी है पंचतंत्र की, होप आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ना आप लोग। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ या पंचतंत्र को किसने लिखा था? व्यास ने, विष्णु शर्मा ने, वाल्मीकि ने, याज्ञवल्क्य ने। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया था। और फ्रेंड इसके बारे में अगर बात करें तो पंचतंत्र जो है भारत की जो है पहली ऐसी पुस्तक है जिसका सर्वाधिक संख्या में, ठीक है, सर्वाधिक बार जो किसी भाषा में अनुवाद कराया, विदेशी भाषा में जो अनुवाद कराया गया है वो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र का करवाया गया। ठीक है, सर्वाधिक बार विदेशी भाषा में अनुवाद किया जाने वाला जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र है। और जो अगर प्रश्न है कि कौन सा भारत का पहला ऐसा रचना है जिसका किसी भाषा में पहली बार अनुवाद किया गया था, विदेशी भाषा में पहली बार जो अनुवाद करवाया गया था, कौन सा है वो? कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, जो आपका है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का विदेशी भाषा में अनुवाद किया जाने वाला पहला वो ग्रंथ माना जाता है। और सर्वाधिक जो कई बार विदेशी भाषा में जो अनुवाद करवाया गया था वो पंचतंत्र का है। ठीक है, ये सब बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ठीक है, किसका नहीं है? धन्वंतरी का नहीं है, भास्कराचार्य का नहीं है, चरक का नहीं है, सुश्रुत का नहीं है। फ्रेंड धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत तो आपका संबंधित ही है, ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र से, परंतु भास्कराचार्य जो हैं वो आयुर्वेद से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा ये गणित वाला क्षेत्र से संबंधित थे, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो गया? बी जो है भास्कराचार्य जो है आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लीलावती के लेखक हैं। लीलावती फ्रेंड गणित संबंधित ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो हमारा आंसर क्या होगा? लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वह स्थित था। फ्रेंड फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, भारत में आया था और लगभग देखा जाए 399 से लेकर के 1414 के बीच में लगभग 15 वर्षों तक वो भारत में रहा था। और इस दौरान इसने इसकी जो पुस्तक थी फो क्यूकी में इसने भारत के यात्रा विवरण के बारे में उल्लेख किया था और उसी में इसने एक अस्पताल का उल्लेख किया था जो कहाँ पे था? उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिप्ति में, पाटलिपुत्र में। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि इनकी राजधानी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय पाटलिपुत्र राजधानी थी और फ्रेंड स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में हस्तांतरित कर लिया था। ठीक है, अयोध्या स्कंदगुप्त के द्वारा। तो पाटलिपुत्र में फाहियान बोलते हैं कि एक अस्पताल का उल्लेख करते हैं पाटलिपुत्र में। और फाहियान जो कि 15 वर्षों तक लगभग भारत में थे और ये इनसे अगर प्रश्न पूछेगा, हमने आपको पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया था कि फाहियान के अगर मार्ग पूछा जाए कि ये देखा जाए स्थल मार्ग से वापस आए थे और जल मार्ग से वापस गए थे। और इनकी जो पुस्तक थी क्योंकि इसमें इन्होंने भारत के बारे में लिखा और सबसे इम्पोर्टेंट भारत के किसी राजा के बारे में इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे परंतु इन्होंने किसी भी चंद्रगुप्त जो द्वितीय के बारे में अपने वर्णन में, अपनी रचना में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, जो वैज्ञानिक प्रगति हुई थी प्राचीन काल में उससे संबंधित जो यहाँ पे कथन दिए हैं उसमें से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो देखिए पहला चलते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम हो गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो विशिष्ट जो शल्य यानी कि जो ऑपरेशन, ठीक है, जो सर्जरी वगैरह की जाती है उसके जो औजार थे उनका उपयोग आम हो गया था। बिल्कुल सही है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। इनकरेक्ट है फ्रेंड, ऐसा अभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारा दूसरा निकल जाएगा, यहाँ से ये भी निकल जाएगा। चूँकि पहला हमारा सही था फ्रेंड, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू तो हमारा
दूसरा आंसर सी हो गया। ठीक है, चूँकि पहला हमारा सही था तो इससे देखा जाए तो हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, सी है। तो तीसरे में देखिए क्या कह रहे हैं कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात होता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, ज्या यानी कि साइन। ठीक है, ये जो साइन, कॉसिन और फिर आपका जो इन्वर्स साइन, इन सब के सिद्धांत के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में इनका उल्लेख मिलता है। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में इन सारी चीज़ों के बारे में जो सिद्धांत हमें ज्ञात हो चुका था। तो हमारा तीसरा भी सही है। चौथा देखिए क्या है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत ज्ञात होता है। और जो चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत की जो व्याख्या, जो वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ब्रह्मगुप्त के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, यानी कि 1, 3 और 4। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरीके से देखा जाए तो आज का हमारा पार्ट 1 में हमने लगभग 40% डिस्कशन किया, 40 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया, उनसे कुछ नई चीज़ों के भी बारे में जाना। ठीक है, सारी चीज़ों को देखा, किस तरह से संस्थापक से लेकर के और भी उनके जो शासक थे उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिए गए तो उनसे संबंधित जानकारियों को देखा। तो फ्रेंड इस तरीके से आज का हमारा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।